ओके चलिए ठीक है। प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 7 की स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। विजिबल है आप लोगों को क्या? चलिए, करा नहीं। चलो, अब विजिबल है आप लोगों को, है ना? तो कल कुछ चीज़ों को बताया था मैंने कि जैसे से जो वर्ब है इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो से प्लस टू प्लस पर्सन हो तो हम से वर्ब के साथ टू का यूज करते हैं। एक ये पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है, अगर से के दूसरे साइड हम बात करें टेल की, ठीक है, टेल या टोल्ड वगैरह की, तो इसके साथ भी एग्जाम्स में जब एरर फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है तो वहां पे भी आपको टू दिया गया होगा। ठीक है, और इसके बाद पर्सन की बात हो रही होगी, तो ऐसी सिचुएशन में हम टू का यूज नहीं करते हैं, तो इस टू को काटेंगे, इसी पार्ट में आपके एरर होगा। जैसे कि मैंने कहा, अगर पर्सन है तो हम यूज करेंगे टू का, अगर नहीं है तो फिर हम यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, ही सेड टू मी। ठीक है, तो ये मी जो है ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम सेड के साथ टू का यूज करेंगे। से की कोई भी फॉर्म हो उसके साथ अगर पर्सन आया है तो हम टू का यूज करेंगे, नहीं आया है तो नहीं करेंगे। अगर मैं इसी बात को कहूँ कि ही सेड समथिंग, तो अब हम से के साथ टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये समथिंग जो है ये पर्सन नहीं है। गॉट इट? और ते टोल्ड, ये तो पर्सन है, तो बिल्कुल भी हमें टोल्ड का यूज नहीं करना। ही टोल्ड मी, ठीक है, इसी सेंटेंस को हमने कहा ही टोल्ड मी। पहली बात तो ये क्लियर हुई। फिर इसके अलावा मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था रन अवे, कि रन अवे इसका मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, हाँ, और इसी का ही मीनिंग देने वाला, इसी का ही, अगर मैं इक्विवेलेंट की बात करूं तो आपको सेंटेंस में फ्ली के साथ अवे लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इसी अवे वाले पार्ट को काट देना है, क्योंकि फ्ली का अपने आप में मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, तो फ्ली के साथ हम अवे का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह की चीज मैंने आपको बताई थी कि कम इनटू, इस कम इनटू का मतलब होता है अंदर आना। और इसी का ही इक्विवेलेंट होता है जो बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, एंटर के साथ आपको इनटू लगा के देते हैं, जबकि इस एंटर का अपने आप में मतलब होता है अंदर आना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं करते। क्लियर? अब कुछ वर्ब्स और होती हैं, जैसे कि एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब। तो जनरली क्या होगा कि इन वर्ब के साथ जब एरर का क्वेश्चन दिया जाता है तो इनके बाद लिखा हुआ मिलेगा आपको अबाउट। क्या लिखा हुआ मिलेगा? अबाउट। तो कभी भी हम इन वर्ड के साथ अबाउट का यूज नहीं करते। एक्सप्लेन करना, तो ऑलवेज इन वर्ब्स के साथ आपको अबाउट प्रेपोजिशन मिलेगा, और अबाउट का हम यूज नहीं करते इन वर्ब्स के साथ। फिर इसी तरीके
से एक आस्क फॉर मिलेगा। इस आस्क फॉर का मतलब होता है मांग करना। क्या मतलब होता है? मांग करना। तो अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट की बात करूं, इसी की इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, तो आस्क फॉर की जगह डिमांड फॉर भी दिया गया होगा। ठीक है, लेकिन डिमांड का मतलब अपने आप में होता है मांग करना, तो इसलिए डिमांड वर्ब के साथ कभी भी हम फॉर का यूज नहीं करते हैं। गॉट इट? इतनी बात क्लियर है? इसी तरीके से आपको अब ये वाली जो चीजें बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि विद बैग एंड बैगेज। तो कभी भी बैग एंड बैगेज एक साथ मिले तो इससे पहले विद का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक एडवर्ब होते हैं। ठीक है, और एडवर्ब के पहले प्रेपोजिशन का जनरली यूज हम नहीं करते। ठीक है, तो ये वाला खास तौर पे सेंटेंस कई बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैग एंड बैगेज आता है, इससे पहले विद का यूज नहीं करते। कुछ नहीं आता बेटा, अबाउट दिया गया होगा, उस पार्ट में एरर होगा, अबाउट का यूज नहीं करते। इसी तरीके से आपको दिया हो सकता है विद टूथ एंड नेल। तो ये भी सेम, टूथ एंड नेल ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, और इसलिए हम इसके साथ भी विद का यूज नहीं करेंगे। यहाँ से बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी, और इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप लोगों को आने वाले दिनों में। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि विद हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल, तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब है, इसलिए हम इसके साथ भी विद का यूज नहीं करेंगे। इसी तरीके से आपको दिया हो सकता है रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कि जब बहुत तेज बारिश हो, जैसे कि अभी 3 दिन से हो रहा था, तो हम लाइक का यूज बीच में नहीं करते हैं। ठीक है, रेन, किड्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होना, बहुत तेज बारिश होना। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह भी यूज होते हैं। जब क्लासेस होंगी वो कैब की, तो वहाँ समझेंगे चीज़ों को। फिलहाल अभी जो है आप प्रेपोजिशंस वाली चीज़ों पे फोकस करो कि एरर में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिया हो सकता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोप अप विद। तो कोप विद होता है, बीच में अप नहीं आता। ठीक है, तो इस अप को काट देंगे। इसी तरीके से कम एक्रोस, इसका मतलब होता है सडनली, अचानक मिलना। ठीक है, तो कभी भी ये दो चीजें एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकती, कि कम एक्रोस भी आए और सडनली भी आए, क्योंकि कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक किसी से मुलाकात होना। ठीक है, अचानक मिलना, तो ये तो सडनली का यूज कर लें या कम एक्रोस का यूज कर लें।
और ये सारी चीजें जितनी भी बता रहा हूँ ये सुपरफ्लुअस का सेंस देती है कि एक्सेस से ज्यादा यूज नहीं करना है, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करना है। तो फ्लो फ्लो में इंसान पढ़ लेता है इन चीजों को। ठीक है, तो कम एक्रोस सडनली, या फिर कम एक्रोस विद भी दिया हो सकता है आपको, कम एक्रोस विद। तो अब यहाँ पे फिर हम कम एक्रोस के साथ विद का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से चीजें आपको दी हो सकती है कि कई बार होगा। चलिए फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, बाकी एक छोटा सा चैप्टर होता है उसकी एक क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। बाकी फिलहाल अब और आगे के प्रपोजिशंस पढ़ते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज करते हैं हम। ठीक है, इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? और इसी का इक्विवेलेंट होता है डिस्पाइट। इन दोनों वर्ड को मिला के बना है डिस्पाइट। तो कई बार क्या होगा कि आपको जब सेंटेंस दिया गया होगा तो डिस्पाइट के साथ भी ऑफ का यूज किया गया होगा। तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते हैं, इन दोनों वर्ड को मिला के ही डिस्पाइट वर्ड बनता है। तो इसलिए डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज करने की जरूरत नहीं है, इन स्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है के बावजूद। क्या मतलब होता है? के बावजूद। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ। क्या पढ़ेंगे? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ किसी चीज को शामिल करके, इंक्लूड करके, इसी का ही इक्विवेलेंट वर्ड होता है कंप्राइज। तो जो मीनिंग कंसिस्ट ऑफ की होती है वही मतलब होता है कंप्राइज। तो कई बार क्या होता है कि कंप्राइज के साथ जब एरर पूछा जाता है ऑफ लगा के देते हैं। तो इन दोनों वर्ड को मिला के ही कंप्राइज वर्ड बना है। कंप्राइज का मतलब होता है शामिल करके, सम्मिलित करके, इंक्लूड करके। तो कभी भी कंसिस्ट के साथ हम जो है वो यूज नहीं करते हैं। ठीक है, कंसिस्ट के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इंस्पायर्ड के साथ ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, लेकिन कंप्राइज के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ओके, जैसे आस्क फॉर, मांग करना, तो सिर्फ डिमांड का यूज करते हैं। कम इनटू का मतलब अंदर आना, तो सिर्फ उसके लिए हम एंटर का यूज करते हैं। तो ये चीजें ऐड ऑन करके दी जाती हैं सेंटेंस में, तो आपको इनका यूज नहीं करना है। इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं, जैसे लुक से बनने वाली कुछ वर्ब्स होती हैं। एक होता है लुक आफ्टर। इस लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। इसी तरीके से लुक इनटू। इस लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। तो कई बार क्या होगा कि इन्वेस्टिगेट के साथ भी इनटू लगा के देते हैं। ठीक है, इस लुक इनटू का मतलब ही होता है तहकीकात करना, जांच करना। और इन्वेस्टिगेट का अपने आप में मतलब होता है जांच करना। तो इसलिए हम इनटू का यूज नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेट के साथ। इसी तरीके से लुक से बनने वाली वर्ब्स और होती है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग, किसी चीज की खोज करना। तलाश करना, खोज करना। इसी तरीके से लुक, लिखा है बेटा इन्वेस्टिगेट। इसी तरीके से लुक से बनने वाली एक, जैसे लुक आफ्टर होता है, ऐसे ही एक वर्ड होता है टेक आफ्टर। क्या वर्ड होता है? टेक आफ्टर। तो इसका मतलब होता है रिजेंबल।
कि किसी का हमशक्ल होना, किसी के जैसा दिखना। तो रिजेंबल के साथ क्या होता है कई बार जनरली कि रिजेंबल विद, ही टेक आफ्टर हिज फादर, ठीक है, तो ही रिजेंबल्स विद हिज फादर, तो वहां पे विद का यूज नहीं होगा। तो रिजेंबल के साथ हम विद का यूज नहीं करते। तो रिजेंबल का मतलब होता है हम शक्ल होना, किसी के जैसा दिखना, किसी के जैसा दिखना। तो लुक आफ्टर और टेक आफ्टर, ये दोनों, लुक आफ्टर लगने से देखभाल करना, टेक आफ्टर का मतलब होता है, टेक का मतलब लेना, आफ्टर का मतलब बाद। अब जैसे आपके फादर हैं, तो फादर से आपने कुछ चीज लिया है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक्चुअली क्या है ना, ये फ्रेजल वर्ब्स है, तो इनको याद करनी पड़ती है। लेकिन आप कुछ चीजों को, मैंने बोला है कि वोकैब पढ़ने का तरीका, कि चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कि भाई टेक, तो फादर आपके बड़े हैं तो आप अपने पिता से कुछ लोगे, और जाहिर सी बात है कि जो एज में बड़ा है वो तो बड़ा है, तो आफ्टर तो आपने उनसे कुछ लिया है, तो इसलिए अब शकल सूरत ये जो चीज है, तो इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, किसी के जैसा दिखना। और लुक एट का मतलब आप जानते ही हैं कि किसी चीज की तरफ देखना। इसी तरीके से आपको इन द इवनिंग, इन द एंड, इन द बिगनिंग ऐसे फ्रेज भी दिए गए हो सकते हैं। तो इन द एंड, तो जब भी द एंड की बात आए तो हम इन का यूज करते हैं, या शुरुआत की बात आए तो इन द बिगनिंग। तो ये चीज आपकी सही होती है, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि इन द एंड, बिगनिंग, और यहाँ पे चीजें खत्म हो जाए तो आप इन का यूज करेंगे। फिर इसी तरीके से होता है एट द एंड भी होता है, एट द एंड, लेकिन एंड के बाद आपको ऑफ दिया गया होगा, तब ये चीज सही हो जाएगी, एंड ऑफ, एंड ऑफ दिस मंथ, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। वो एक चीज बताई थी कि जब लास्ट लिमिट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पे एंड का यूज किया जाता है। तो ये भी एक फ्रेज है, ये फ्रेजेस हैं। तो जब एंड के बाद ऑफ लगा हो तो एट का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ। तो ये दोनों बातें सही है कि कहाँ इनका यूज करना है, कहाँ ऑफ का यूज करना है, ठीक है। अलोंग की प्रेपोजिशंस पढ़ा दी थी मैंने आप लोगों को, बताइए जरा। चलिए, हो गया था तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे एक्रोस और थ्रू। जनरली कुछ ही लिमिटेड एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन फिर भी इसको कि एक्रोस और थ्रू की बात जब हम करते हैं, तो ये दोनों ही जो है ये मूवमेंट से रिलेटेड प्रेपोजिशन है। कैसी प्रेपोजिशन है? ये मूवमेंट को शो करती है, मूवमेंट दिखाने का काम करती है। तो जब हम एक्रोस की बात करेंगे तो ये 2D ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, 2D, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट के साथ? 2D 3D जानते हैं आप लोग, है ना। तो ये 2D मूवमेंट को शो करता है।
और एक्रोस जो है ये आपके 3D मूवमेंट को शो करता है। कैसे मूवमेंट को बताता हूँ, कि जिसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है जनरली आप उसे 2D मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है ये, और आर पार के सेंस में जब आप बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, 2D मूव, ये है आपकी जनरली 2D मूव, ये 2D मूवमेंट नहीं, ये एक्चुअली 3D मूवमेंट हो जाएगा। लेंथ ब्रीथ हाइट, देखिए इसको सिंपली ऐसे याद रखिए कि 2D जिसकी लेंथ और ब्रीथ सिर्फ होती है उसे हम 2D मूवमेंट कहते हैं। 3D मूवमेंट कहते हैं कि जहाँ पे लेंथ भी हो, ब्रीथ भी हो और हाइट भी हो, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं 3D मूवमेंट। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मैंने कहा कि ही swam डैश द रिवर। तो यहाँ पे आपको एक्रॉस और थ्रू का यूज करना है। क्या आना चाहिए, एक्रॉस, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक्रॉस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही स्वैम इन द रिवर भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम जब स्वैम की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी करवाए हुए हैं, अगर वैसे चीजें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो। और एक थ्रू का मतलब बताया था कि किसी चीज में से होकर जब गुजरने की बात होती है तो वहां पे। और ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो 3D मूवमेंट कोई भी हो, 3D ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा द वाटर फ्लोइंग डैश दीज पाइप्स इज हॉट। अब यहाँ पे आपको एक्रोस और थ्रू का यूज करना है। या तो निकलने का सेंस समझ लो, या आप जब पाइप बनाएंगे तो पाइप की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है क्या, 3D ऑब्जेक्ट्स है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थ्री थ्रू का यूज करना है, ठीक है। और इसी तरीके से थ्रू जब फॉरेस्ट दिया जाए, जंगल दिया जाए, तो जब आप जंगल से गुजरते हैं तो वहां पे हम थ्रू का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है। सीन्स और सीन्स और फोर का यूज सबको आ गया है समझ में, कि कब सीन्स का यूज करेंगे कब फोर का। उसके बाद कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी आई थिंक मैंने आपको बता दी है ना। देखिए जैसे अवेयर ऑफ, बीवेयर ऑफ, ये सारी बातें बताई कि अवेयर के साथ ऑफ लगता है, बीवेयर के साथ भी ऑफ लगता है। पढ़ा है या नहीं। अच्छा, चलिए बता दी तो बहुत अच्छी बात है। अवेयर हो, बीवेयर हो, इन सभी के साथ हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड आता है अंडर, और एक आता है बिलो। दोनों की मीनिंग सेम है ना। तो कहाँ यूज करते हैं,
अंडर और अब बिलो का। तो बेसिकली अंडर तो किसी चीज के नीचे की बात करते हैं, बिलो और अबव का सेंस बताया था कि जब एक रैंक बताते हैं, एक लेबल बताते हैं, ठीक है, ये जब हम किसी चीज की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम वहां पे बिलो का यूज करते हैं। रैंक, लेबल, इन चीजों को डिनोट करने के लिए, या एक एलिजिबिलिटी को, कि एक होती है कि आपने कोई एलिजिबिलिटी बताई गई है, उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लिया, अचीव कर लिया, तो आप बिलो का यूज करेंगे। जैसे इसे एग्जांपल से समझिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जब हम बिलो की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक एलिजिबिलिटी की, रैंक की, ठीक है, कि एक रीच को डिनोट करने का काम करता है, स्टैंडर्ड को, एक पैरामीटर सेट करने का काम करता है कि एलिजिबिलिटी, क्या आप उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका बिलो। और अंडर का यूज ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर नीचे का सेंस दे रहा है तो आप अंडर का यूज करेंगे। तो बिलो का यूज एलिजिबिलिटी के लिए, या किसी चीज को अचीव करने के लिए, या किसी स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई लेबल या रैंक बताने के लिए। और जब हम अंडर की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को बेसिकली डिनोट करता है, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट दी गई है, जैसे कि एग्जांपल्स करवाया था कि द कैट इज अंडर द टेबल, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कि टेबल के नीचे है, तो टेबल आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब उस चीज की, जब एलिजिबिलिटी की बात ना हो, जब एक अचीवमेंट की बात ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अंडर का यूज करना है। अब इसके रिगार्डिंग देखिए क्वेश्चन समझ करवाता हूँ, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि एरर की फॉर्म में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट men under 25 years of age can not take examination। और लास्ट ऑप्शन है आपका नो एरर। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एरर फाइंड आउट करना है। तो अब बहुत सारी चीजें जो है आप सीखते जा रहे हैं, आपको उन चीजों को यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे ये वाली प्रेपोजिशन का एरर पूछ लिया, हो सकता था कि वो अवेयर का पूछ लेता। तो जहां भी अवेयर आएगा वहां पे आप ऑफ का यूज करेंगे। पहली बात तो ये आपको देख के वो करनी थी कि हो सकता है ऑफ की जगह वो कुछ और दे देते, एट, इन, कुछ भी दे सकते थे। तो अवेयर अगर आएगा तो हम उसके साथ ऑफ का यूज करते हैं डेफिनेट तौर पे। दैट मैन अंडर 25 years ऑफ एज कैन नॉट टेक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी फिक्स की गई है। तो जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम अंडर का यूज नहीं करते, फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे बिलो का, ठीक है। तो बिलो 25 years ऑफ एज कैन नॉट टेक एग्जामिनेशन। अच्छा ये बात भी समझो, देखो, टैग एग्जामिनेशन, टैग टेस्ट और गिव टेस्ट, जब टीचर, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैग टेस्ट लगाएंगे या गिव टेस्ट लगाएंगे। हम्म। तो
टीचर जो है वो टेस्ट लेता है तो गिव टेस्ट की बात करेंगे, और स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए टीचर आपको टेस्ट देता है, वो आपको पर्ची देता है, जो भी क्वेश्चन पेपर होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गिव टेस्ट कहते हैं, और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक टेस्ट कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे है मैन अंडर 25 years ऑफ एज कैन नॉट टेक एग्जामिनेशन। यहाँ पे गिव एग्जामिनेशन नहीं है। गॉट इट? चलिए खैर, वर्ब वाली चैप्टर में पढ़ा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस। अब हम कुछ बात करेंगे बिल्कुल फिक्स्ड प्रेपोजिशन की। फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और ये बात करेंगे हम फ्रॉम की, कि कुछ वर्ड्स हैं उन सभी के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कि डिफरेंट, तो डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। इसी तरीके से एब्सेंट, प्रिवेंट, प्रिवेंट, इन सब के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रोहिबिट, प्रोटेक्ट, रिटायर, एब्सटेन, बोरो। इन सभी के साथ आपको यूज करना है फ्रॉम प्रेपोजिशन का। अगर प्रेपोजिशंस का एरर आया क्वेश्चन में तो ये वर्ड जहां भी दिखे तो देखने की कोशिश करना कि इनके साथ फ्रॉम का यूज है या नहीं। ठीक है, तो क्या यूज करते हैं हम इनके साथ? फ्रॉम का। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि सेव फ्रॉम, रिजाइन, हिंडर, रिफ्रेन, सफर, कहते हैं ना सफर फ्रॉम फीवर, और ये और वो। तो इन सभी के साथ हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। स्केप, स्केप, तो इनके साथ भी, इन वर्ड्स के साथ भी हम फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। रिकवर, डिस्टिंग्विश, अंतर करना, डिराइव, डिराइव फ्रॉम, सेपरेट फ्रॉम। तो इन सभी के साथ आपको यूज करना है फ्रॉम प्रेपोजिशन का। किसका यूज करना है? रेस्क्यू फ्रॉम। तो ये इतने वर्ड्स हैं जो अपने साथ फ्रॉम प्रेपोजिशन लेते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन लेते हैं? देखिए,
जैसे ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो है, डिफरेंट फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, इनकी मीनिंग तो ऑलमोस्ट वर्ड्स की पता ही है आपको, ठीक है। अगर एक छोटी सी कहानी बताने की कोशिश करूं तो आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे ये चीज़ पढ़ानी होती तो मैंने कहा कि आज हम प्रेपोजिशन को एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, कि कैसे आपको ये वर्ड याद रहेंगे। तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, तो डिफरेंट के साथ ये कहानी है, एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कि डिफरेंट के साथ हम यूज, आज हम प्रेपोजिशन को एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा अगर आप क्लास में एब्सेंट ना करें, क्लास को मिस ना करें, एब्सेंट ना करें। क्लास में एब्सेंट रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम, एब्सेंट के साथ फ्रॉम, ठीक है। और जनरली होता क्या है कि आपने एक चीज अक्सर देखी होगी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, आपको हर उस चीज को करने से रोकते हैं जिसमें आपको मजा आता है, बेसिकली बचपन लेवल में, चाइल्डहुड में। तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, मना करना। तो जिसमें आपको ज्यादा मजा आता है उस काम को करने से आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, ठीक है। या ये कहिए कि प्रोहिबिट करते हैं उस काम को करने से। तो एक फ्रॉम की छोटी सी की स्टोरी टाइप में कि भाई ये वर्ड्स या तो ऐसे याद कर लो, वैसे करने ऐसे ही पढ़ेंगे मैं बस, कि अगर इस कहानी से ये वर्ड्स याद रह जाते हैं आपके दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, और दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शंस है भी नहीं, ठीक है। और वो रोकते क्यों हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है, वो आपके फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए वो आपको उस आने वाली, फ्यूचर में आने वाली परेशानी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। हर पेरेंट्स की सोच होती है कि भाई मेरा बच्चा कामयाब हो, ठीक है। क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आज वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दिन वो भी रिटायर होंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में भी एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो अपनी जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाएंगे, है ना। जब आप यंग हो जाएंगे, जवान हो जाता है बच्चा, तो माँ बाप धीरे धीरे अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं। तो वह आपको आने वाली जिम्मेदारी से अवगत कराना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से वो एक दिन रिटायर हो जाएंगे, रिजाइन ले लेंगे, रिजाइन कर देंगे, या यूं कहें कि रिटायर हो जाएंगे। और वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर आपको वो ये ना बताएं, ये चीज ना सिखाएं, तो आपको जिंदगी में जो है बहुत सारे हिंडर का, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वो ये भी कहेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई किसी से उधार मत लो, ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी जो है किसी से बोरो नहीं करना चाहिए, वो ऐसा भी एडवाइस देंगे। यदि, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि वो आपको उससे एब्सटेन करना चाहते हैं, रिफ्रेन करना चाहते हैं, ठीक है। ताकि आप आने वाली लाइफ में किसी तरह के डैमेज से सफर ना करें, क्योंकि सफर करना पड़ेगा। अगर आप उधार लेंगे तो उसकी रिकवरी भी करनी पड़ेगी आपको, और जब आप रिकवर करने में सक्षम नहीं होंगे तो फिर इंसान क्या करता है? स्केप करता है, भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है। और ऐसे में जो लोग हैं वो आपको बेसिकली क्या कर देंगे कि डिबार कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, कहेंगे कि यार ये तो झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है, इससे किसी तरीके की उम्मीद मत करो, ठीक है। तब आपको ये रियलाइज होगा, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि यार जो पेरेंट्स कहते थे, जो हमारे माँ बाप कहते थे, कि वो आपके बारे में उनकी सोच कैसी थी, ठीक है। तो तब आप ये बात भी रियलाइज कर पाएंगे कि उनकी जो सोच थी वो डिफरेंट या सेपरेट क्यों थी, अलग कैसे थी आपसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकते कि भाई उनकी सोच कैसे सेपरेट थी,
और वो इन चीजों से आपको रेस्क्यू करना चाहते थे, इन सिचुएशन से आपको एक्सक्लूड करना चाहते थे, बचाना चाहते थे। तो जनरली इन वर्ड्स को 2 4 10 बार पढ़ना, और जहां भी ये वर्ड्स आए तो इन प्रेपोजिशंस को ढूंढने की कोशिश करना। पढ़ाने का पर्पज ये है। तो इतनी बात क्लियर है क्या यहाँ तक? क्या पढ़ता हूँ? अब कुछ प्रेपोजिशंस हैं, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन जो इनकी प्रेपोजिशंस है, उन वर्ड के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन ऑफ इन, इन वर्ड के साथ इनका यूज करना है। जैसे अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, अकम्पलिश्ड, करेक्ट, एक्यूरेट, एक्सपर्ट। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ हम इनका यूज करते हैं। तो बेसिकली अडेप्ट, प्रोफिशिएंट, आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल होना, अडेप्ट कुशल होना, एक्यूरेट होना, एक्सपर्ट होना। तो आप जिस भी एरिया में एक्सपर्ट हैं उनके साथ यूज किया जाता है इनका। किस चीज में एक्सपर्ट है, तो वो एरिया या ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली या तो ऑब्जेक्ट की बात करें, या आप इसी को कह सकते हो कि एरिया। तो निपुण होना, कुशल होना, एक्सपर्ट होना, सक्षम होना, इन वर्ड्स की मीनिंग ये है। तो इनके साथ आप यूज करते हैं इनका। ठीक है। और ये जो अडेप्ट वर्ड है, इसी से मिलते जुलते एक होमोफोन वर्ड्स होता है। एक वर्ड होता है अडोप्ट, ठीक है, और एक वर्ड होता है अडाप्ट। ये तीनों वर्ड अलग अलग है, सिर्फ एक एक वर्ड का फर्क है। इस अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, या आप कह सकते हैं ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चे होते हैं जिनको गोद लिया जाता है। तो इनके साथ यूज नहीं करना है आपको। और अडाप्ट, इस अडाप्ट का मतलब होता है ढालना किसी चीज में, उस एटमोस्फेयर में अपने आप को अडाप्ट कर लेना। ठीक है। और इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, किसी चीज में स्किलफुल होना, निपुण होना। तो इनके साथ आप यूज करते हैं इन प्रेपोजिशन का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि रजा सर इज अडेप्ट डैश इंग्लिश।
तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिया गया है या मेरे एरिया को स्पेशलाइजेशन को बता रहा है। तो अडेप्ट के साथ हम इस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे, इनका, कि रजा सर इज अडेप्ट इन इंग्लिश, रजा सर इज एक्सपर्ट इन इंग्लिश। ठीक है। तो जब कोई पर्सन किसी चीज में निपुण होता है, स्किलफुल होता है, देन वी हैव टू यूज व्हाट, और अडेप्ट की जगह अगर यहाँ पे गुड आ जाता, बैड आ जाता, तो हम क्या यूज करते, एड। तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। तो जब किसी चीज में अच्छे होने या बुरे होने की बात हो तो हम यूज करते हैं एट का। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एट। इसी तरीके से कुछ वर्ड्स और होते हैं, जैसे कि अब ये अलग है। तो ऊपर इन वाली प्रेपोजिशंस थी आपकी, कंक्लूड या फिर डिराइव। डिराइव अभी बताया था, बताइए क्या लगती है, कौन सी प्रेपोजिशन डिराइव के साथ, डिड्यूस या इनफर। तो इनका मतलब होता है सोर्स बेसिकली, कि भाई ये चीज जो है कहाँ से, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूड करना, कहते हैं ना कंक्लूजन। डिराइव, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल राइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिराइव, डिड्यूज, इन्फर, कंक्लूड, इनका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। क्या मतलब होता है इनका, निष्कर्ष निकाल, इन सभी वर्ड का मतलब। तो सैनोनियम की तरह भी यूज हो सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत सारी जो चीजें करवा रहा हूँ, लगभग मैं एक सीक्वेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि अगर कई बार ये चीजें लगभग सिमिलर हैं, आपने ऊपर पढ़ा, तो सैनोनियम्स की तरह भी ये यूज हो जाते हैं। सैनोनियम्स का मतलब होता है कि लगभग उससे मिलते जुलते मीनिंग वाले वर्ड्स। तो इन सब के साथ आप यूज करते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशन का। किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। तो जब निष्कर्ष निकालना, और यहाँ पे उस चीज का सोर्स बताया गया हो, कि भाई इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि फंडामेंटल राइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम या बोरोड फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने आपको बोरो के बाद के साथ भी बताया था कि फ्रॉम का यूज करते हैं। टेकन फ्रॉम, इन्फर फ्रॉम, डिड्यूज फ्रॉम। तो अगर किसी चीज का सोर्स बताया जा रहा है तो फिर हम उसके साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। इतनी बात क्लियर है। इसी तरीके से लुक का मतलब क्या होता है, सी का मतलब, ग्लेयर का मतलब, स्टेयर का मतलब, ग्लैंस का मतलब, ये भी देखना। तो इन सभी के साथ इसके अलावा भी मैंने बताया था कि जितने भी मुंह से साउंड करने वाले वर्ड्स होते हैं, क्राई हो, वीप हो, वो पहले क्लास में करवाया जा चुका है। ठीक है। तो इन सभी के साथ भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है, और उसका यूज करते हैं हम एट का। इन सब के साथ किसका यूज करते हैं, एट का। लुक एट, सी एट, ग्लेयर एट, स्टेयर एट। स्टेयर का मतलब होता है किसी की तरफ घूर घूर के देखना। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का, ग्लेयर वर्ड होता है किसी की तरफ खुश मिजाजी से देखना। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाए थे कि मुंह से साउंड प्रोड्यूस करने वाले, एक बार फिर से बता देता हूँ कि वो वर्ड्स क्या क्या थे।
जैसे भाई लाफ, ठीक है, तो लाफ के साथ एट का, इसी तरीके से लाफ से ही मिलता जुलता वर्ड है, सैनोनियम्स कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। इस्माइल, इस्माइल के साथ भी एट का। शकल, इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। स्नीगर, ये सारे एक तरीके से सैनोनियम्स हैं आपके। स्मर्क, मॉक, ग्रीन, तो ऑल these words take which preposition? इन सभी वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं एट preposition का। कौन से preposition का? एट का। तो इतनी बात क्लियर है सबको? तो अच्छी खासी चीजें पढ़ ली आपने preposition से रिलेटेड। होती तो बहुत सारी है। अब कल की क्लास में हम बेसिकली क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे। पहले कुछ जितना, अब आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज करो, फिर उसके बाद इसी तरीके से, वैसे ऑफ की भी ऑलमोस्ट मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ाई दी है, ठीक है। और भी जो प्रेपोजिशंस होते हैं कि भाई विद किन किन वर्ड्स के साथ लगता है, इसी तरीके के कुछ वर्ड्स विद की प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे। नहीं होगा तो ऑफ की प्रेपोजिशंस, और जो बचे हुए वर्ड्स है उनके बारे में बता दूंगा। आज आपने इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। ऑलमोस्ट एट के भी काफी हद तक वर्ड कवर करे, फ्रॉम के बारे में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े। अब कुछ फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होती है, जैसे अगर कहीं, हाँ, GRIN, ठीक है। तो अबाइड के साथ आप यूज करते हैं बाय प्रेपोजिशन का। किसका? बाय का। इसी तरीके से अगर वर्ड हो एडजेसेंट, यहाँ पर डी साइलेंट होता है, तो इसके साथ हम यूज करते हैं टू प्रेपोजिशन का। फोन्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन? फोन्ड या टायर्ड, इनके साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का, ठीक है। नेटिव, नेटिव के साथ हम यूज करते हैं ऑफ प्रेपोजिशन का। और इसी तरीके के कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे मैंने आपको, लोयल, काइंड, पोलाइट, पढ़ाए थे ये वाले वर्ड्स। तो इनके साथ क्या यूज करेंगे? डियर, काइंड, पोलाइट, लोयल, बताइए जरा। टू का, तो इनके साथ आपको टू प्रेपोजिशन का यूज करना है। इसी तरीके से कुछ फ्रेजेस होते हैं कि एट टाइम्स, ठीक है। तो टाइम्स अगर सिंपली दिया हो तो एट का यूज करते हैं, एट टाइम्स। ऑन टाइम का भी यूज होता है, लेकिन जब एट टाइम दिया होगा तो इसका मतलब होता है कभी कभार, यूजुअली, ठीक है, ऑफनली। तो इसका मतलब होता है एट टाइम्स का मतलब कभी कभार। क्या मतलब होता है इसका? कभी कभार। सेंड, इस सेंड के साथ हम यूज करते हैं फोर का। किसका यूज करते हैं? फोर का। इसका मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना, निमंत्रण देना। बाकी आपको पता है अवेयर के साथ, बोस्ट के साथ क्या यूज करते हैं? बोस्ट वर्ड के साथ ऑफ का। वेरी गुड। डींगे मारना बताया था ना, कि बड़ी बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करना, अवेयर ऑफ, बिवेयर ऑफ, बोस्ट ऑफ।
तो ऑफ वाली ऑलमोस्ट चीजें तो मैंने आपकी करवा दी है। इसी तरीके से अगर कहीं पे वर्ड आए बिलोंग, तो बिलोंग के साथ क्या है, कौन सी प्रपोजिशन यूज करते हैं, टू का। बिलोंग टू, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। कंसिस्ट के साथ इसी तरीके से एक फ्रेज होती है, नो वे ऑफ। ठीक है, तो नो वे ऑफ, तो अगर कहीं पे नो वे आया है तो उसके बाद ऑफ का यूज करना है। इसी तरीके से आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे, तो एक वर्ड होता है बर्स्ट। अब बर्स्ट के साथ आउट का भी यूज करते हैं, इनटू का भी यूज करते हैं। बर्स्ट का मतलब क्या होता है, वो बेटा बर्न होता है, फटना। तो बर्स्ट आउट और बर्स्ट इनटू। और किसी भी वर्ब के साथ जब हम प्रेपोजिशन को ऐड कर देते हैं तो इसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो बर्स्ट आउट का मतलब होता है कि कोई चीज अनकंट्रोल्ड हो जाना। ठीक है, नियंत्रण से बाहर हो जाना, कि आपके वो कंट्रोल में नहीं है, तो अनकंट्रोल्ड होना। क्या मतलब होता है बर्स्ट आउट का, तो ये सेंटेंस के सेंस को देख के समझ में आएगा कि बर्स्ट आउट का यूज करें या बर्स्ट इनटू का यूज करें। बर्स्ट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना। क्या मतलब होता है, किसी चीज में इन्वॉल्व होना। हाँ, किसी चीज में घुसना। ठीक है, डिजायर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज करेंगे, फोर। कौन सी, डिजायर फोर। और अगर डिजायरस वर्ड आ जाए तो फिर आप यूज करेंगे ऑफ का, डिजायरस ऑफ। अफेक्शन वर्ड सुना है ना सबने, तो अगर वर्ड हो अफेक्शन तो इसके साथ हम यूज करते हैं टू का। और अगर यही वर्ड हो जाए अफेक्शनेट, क्या हो जाए, अफेक्शनेट, तो इसके साथ हम यूज करते हैं, अफेक्शनेट के साथ टू का यूज करते हैं और अफेक्शन के साथ हम फोर का यूज करते हैं। ठीक है, अफेक्शन के साथ कौन सी प्रपोजिशन, फोर। अफेक्शन फोर, किसी का इसने ही होना, तो अफेक्शनेट के साथ टू और अफेक्शन के साथ फोर। अभी एक वर्ड पढ़ाया था आपको डिफरेंट, डिफरेंट के साथ कौन सी प्रपोजिशन, फ्रॉम। और इसी का अपोजिट वर्ड हो जाता है इनडिफरेंट, तो इसके साथ आपकी प्रपोजिशन हो जाती है बिल्कुल अलग। इनडिफरेंट के साथ हम यूज करते हैं टू प्रपोजिशन का। अफेक्शन से रिलेटेड वर्ड ही है आपका एक सिंपैथी, सहानुभूति। तो इसके साथ भी हम यूज करते हैं फोर का। लगभग इसी से मिलता जुलता वर्ड है सेंसिटिव, संवेदनशील होना। सेंसिटिव के साथ हम यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं, और सर्च वर्ड के साथ क्या यूज करते हैं, लुक फॉर। सर्च के साथ फॉर, सर्च का मतलब तलाश करना, तो सर्च फॉर।
इसी का अपोजिट वर्ड होता है इन सर्च। तो इन सर्च के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं, जैसे डिफरेंट के साथ फ्रॉम और इनडिफरेंट के साथ टू, इसी तरीके से सर्च के साथ फॉर और इन सर्च के साथ ऑफ। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो प्रेपोजिशंस में बहुत सारे आपने फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़े, जिनकी मीनिंग मुझे बतानी चाहिए थी वो भी बताई। तो अगर इतनी चीजें करेंगे तो आपकी काफी हद तक चीजें जो है कवर हो जाएंगी। ठीक है। और कल एक कहानी पढ़ेंगे हम ऑफ प्रेपोजिशंस की। अराउंड 51 वर्ड्स पढ़ेंगे हम ऑफ प्रेपोजिशंस की। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, कुछ वर्ड्स होते हैं, लगभग 40 से 50 वर्ड्स पढ़ेंगे ऑफ से रिलेटेड। ठीक है, कल नहीं मतलब पहले मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीक में ऑलमोस्ट आपका प्रेपोजिशन टॉपिक ही चलने वाला है। और पढ़ना है, ये इतना बहुत है। तो बहुत है आप लोगों के लिए। थक गए? मजा आ रहा है पढ़ के? इंग्लिश स्पेशल बैच ज्वाइन करने का फायदा कुछ मिल रहा है आप लोगों को? चलो, यार क्या करूं, स्टूडेंट्स लाइव होते नहीं, और लाइव का एक अलग ही मजा है, तो फिर वो एक तरीके से टाइम वेस्ट सा ही लगता है मुझे, कि अपना टाइम भी दो और फिर वो भी नहीं है तो फिर फायदा भी नहीं है ना एफर्ट लगाने का। देखते हैं, टाइम मिलेगा तो चीज़ों को करेंगे। पहले तो भाई जिन बैचेस को पढ़ा रहा हूँ उनको ही पढ़ा लूँ बेहतर तरीके से, क्योंकि मेरा काम है, मैं अपने आप को हमेशा हर लेवल पे अपडेट करने की कोशिश करता हूँ।